Good morning, dear 8th class. Dear students, we are starting chapter number 10 of your social and political life book. This is the last chapter, dear students. The name of the chapter is Law and Social Justice. तो एज़ यू नो लॉज कानून कि लॉ कैसे बनाए जाएं जिससे सोशल जस्टिस आई, सामाजिक तौर पे न्याय आए, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, अगर याद करो, हमने स्टोरी ऑफ शर्ट पढ़ा था 7th क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, ठीक है, टू द बायर ऑफ द शर्ट, कि कॉटन प्रोड्यूस करने वाले से लेके शर्ट बाय करने वाले तक हमने सारी स्टोरी पढ़ी थी। और उस स्टोरी में हमने यही देखा था कि जो वीवर हैं अरोड के, या जो कॉटन प्रोड्यूस करने वाला फार्मर है, उनकी अर्निंग काफ़ी स्मॉल थी, कम थी, उनको एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा। जबकि जो लोग सुपरमार्केट में जिन्होंने शर्ट को बेचा, उन लोगों को अर्निंग हुई। तो ये कोई सोशल जस्टिस नहीं हुआ ना, इससे सोशल जस्टिस नहीं आया। तो टू प्रोटेक्ट पीपल, लोगों को ऐसी एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, कि देखो जैसे एक फार्मर था जिसने कॉटन प्रोड्यूस की, उसे तो फ़ायदा नहीं हुआ, जिसने सिर्फ शर्ट बेची उसे प्रॉफिट हुआ, तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन हुई ना। ऐसी एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट को लॉज बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ये जो लॉज होते हैं ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट, कि मार्केट में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है वो कम से कम हों। तो इस चैप्टर में हम उन लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो लॉज सोशल जस्टिस लेके आते हैं, सामाजिक न्याय लेके आते हैं, ठीक है। लेट अस मूव फर्दर। डियर स्टूडेंट्स, देखो, जस्ट वेट, कलर चेंज करते हैं पेन का, ठीक है। कहते हैं लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन, कहते हैं एक आम मार्केट की सिचुएशन की हम बात करते हैं। आम जो मार्केट होती है, वेयर द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आम मार्केट में। देखो, जैसे इशू है वर्कर्स के वेजिस का, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार या बिजनेस पर्सन जो होते हैं, नॉर्मली वो क्या चाहते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये प्रॉफिट वर्ड पे हमेशा ध्यान रखना कि जो इंडिविजुअल है, जो फैक्ट्री का ओनर है, उन सबको क्या चाहिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए उनको। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट होती है, उसे क्या चाहिए, गवर्नमेंट को वेलफेयर। गवर्नमेंट काम करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो कहते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जब प्राइवेट फैक्ट्री ओनर है, उनको चाहिए प्रॉफिट एज मच एज दे कैन, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं वर्कर्स के राइट्स को डिनाई करना, वर्कर्स को उनके राइट्स ना देना, उनको कम वेजेस देना, ठीक है। तो लॉ की आइज़ में तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है, रॉन्ग है वर्कर्स को उनके वेजेस ना देना, अकॉर्डिंग टू लॉ ये रॉन्ग है। तो इसलिए वर्कर्स को अंडरपेड, कम पैसे देना, ये भी गलत है, ठीक है, ठीक है। और आर पेड फेयरली, देयर इज़ अ लॉ। तो इसके लिए गवर्नमेंट को लॉ बनाने पड़ते हैं, क्योंकि देखो प्राइवेट इंसान तो कोशिश करता है कि वो प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट कैसे कमाएगा, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करके। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है मिनिमम वेजेस एक्ट का। मिनिमम वेजेस का लॉ बनाया है कि गवर्नमेंट को नॉट पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेस बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर होता है मालिक, कि जो मालिक है उसे वर्कर्स को कम से कम इतनी वेजेस तो देने ही होंगे। तो ये जो मिनिमम वेजेस हैं ये आफ्टर एवरी 10 ईयर्स रिवाइज भी होते हैं, क्योंकि देखो महंगाई बढ़ती है तो उसके हिसाब से ये भी रिवाइज होते हैं, ठीक है। तो आपको पूरे पैराग्राफ में क्या बात समझ आई कि प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं, उनको कम वेजेस देने की कोशिश करती हैं। तो गवर्नमेंट वर्कर्स को बचाने के लिए लॉ बनाती है। लॉ क्या बनाती है, मिनिमम वेजेस एक्ट, इस तरह से, ठीक है। अब जो मिनिमम वेजेस का एक्ट है, लॉ है, उसका मतलब क्या है, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे ये नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स को ही प्रोटेक्ट करना है, गवर्नमेंट को कंज्यूमर को, वर्कर को, प्रोड्यूसर को, सबको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना भी कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है कई तरह के लॉज बनाती है जो प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को मार्केट प्लेस में एक्सप्लॉइटेशन से बचाते हैं, ठीक है। चलो अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। ये दिखाया हुआ है वर्कर्स इन टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद। अहमदाबाद की ये टेक्सटाइल मिल है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रही हैं।
फेस्ड विद ग्रेटर कंपटीशन फ्रॉम पावर लूम्स। इनको काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ता है पावर लूम्स की वजह से। तो काफ़ी टेक्सटाइल मिल्स क्लोज भी हो गई थी 1980s और 1990 के बीच में। कहते पावर लूम्स आर स्मॉल यूनिट्स विद, पावर लूम होते क्या हैं, 4 से 6 लूम्स के छोटे छोटे यूनिट होते हैं। ऑनर ऑपरेट दैम विद हायर्ड एंड फैमिली लेबर। इट इज़ वेल नोन दैट कंडीशन ऑफ वर्कर इन द पावर लूम्स आर फार फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। कहते हैं वर्कर्स की जो कंडीशन है वो पावर लूम्स में सेटिस्फेक्शन से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ये टेबल है, बहुत इजी है। इस टेबल में क्या है कि क्या लॉ बनाया गया है, क्यों वो लॉ नेसेसरी है, और हुज इंटरेस्ट, किसके लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके लॉज इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये लॉ बनाया गया है, किन लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, ये वर्कर्स को फ़ायदा पहुंचाता है। वर्क क्यों बनाया गया है ये, क्योंकि वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से ये है टेबल, इसको आप खुद से रीड करना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है जैसे लॉ स्पेसिफाई दैट देयर बी एडुकेट सेफ्टी मेजर्स, कि वर्क प्लेस पे सेफ्टी मेजर्स हों। ये लॉ वाई इट इज़ नेसेसरी, ऑब्वियसली इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि वर्कर्स का ये राइट है, राइट टू लाइफ, उन्हें सेफ्टी मेजर्स मिलने चाहिए। हुज इंटरेस्ट डज दिस, ठीक है, उसके बाद हम जूम क्लास में से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, कहते बट मेयरली लॉ, अब यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। वेयरली लॉ मेकिंग इज़ नॉट इनफ, ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है। लॉ बनाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि लॉज इम्प्लीमेंटेड हों। इम्प्लीमेंट वर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लॉ बना लेना काफ़ी नहीं है, लॉ को लागू करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि लॉज को इन्फोर्स करना, लागू करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्फोर्समेंट कहते तब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जब लॉ वीक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया हो, स्ट्रॉन्ग से, जो ताकतवर है उससे बचाने के लिए अगर लॉ को बनाया गया हो कमज़ोर को, फिर तो लॉ का इम्प्लीमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, हर एक वर्कर को फेयर वेजेस मिलने चाहिए। गवर्नमेंट इसके लिए रेगुलरली इंस्पेक्शंस करती है, वर्क साइट्स पे जाती है, या जानी चाहिए, गवर्नमेंट को वर्क साइट्स पे जाना चाहिए और पनिश करना चाहिए उन लोगों को जो इन लॉस को तोड़ते हैं, मतलब जो वर्कर्स को फेयर वेजेस नहीं देते। जब वर्कर्स पुअर होते हैं, पावरलेस होते हैं, तो द फियर ऑफ लूजिंग फ्यूचर अर्निंग, वर्कर्स, अगर देखो अब एक दुकानदार है या कोई फैक्ट्री वाला है, वो वर्कर को कहता है कि या तो तू 200 रुपये पर डे के हिसाब से काम कर, या मैं तुझे जॉब ही नहीं देता, तेरा काम ही छीनता हूँ। तो वो फ्यूचर अर्निंग से डर जाते हैं और वो इनके कम वेजेस पे भी काम करने को रेडी हो जाते हैं वर्कर्स। तो एम्प्लॉयर्स नो दिस वेल, एम्प्लॉयर को ये बात पता होती है किसी कहीं और काम मिलेगा नहीं, तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, उन्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें कम वेजेस पे पैसे देते हैं। क्योंकि ऐसे केसेस में लॉ का इन्फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। बात समझ आई? लॉ बना है तो उसका इम्प्लीमेंट मिल रहा होता अगर, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को बार बार जाके रेगुलरली इंस्पेक्शन करनी चाहिए और देखना चाहिए कि लॉ को माना जा रहा है कि नहीं। अब मेकिंग लॉ बनाना, उन्हें इन्फोर्स करना और अपहोल्ड करना, लागू ही रखना, ये सब कुछ गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट को ये सब कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, कि गवर्नमेंट ही है जो एक इंडिविजुअल की या प्राइवेट कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है और सोशल जस्टिस ला सकता है। गवर्नमेंट ही कर सकती है ये काम। मैनी ऑफ दिस लॉ, ये जो लॉज हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के बेसिस भी हैं, क्योंकि देखो बच्चे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। इसमें कहा गया है किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता लो वेजेस पे काम करवाने के लिए। तो अगर प्राइवेट कंपनीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स फोर्स द वर्कर्स टू डू वर्क ऑन लो वेजेस, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो अंडर बॉन्डेज बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, कोई भी बच्चा 14 साल से कम, उसे किसी फैक्ट्री में या किसी माइन में या किसी ख़तरनाक जगह पे एम्प्लॉयमेंट काम नहीं करवाया जा सकता। तो अगर कोई ऐसा करवाता है
तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इट मीन्स लॉ का इम्प्लीमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ आर लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस, तो क्या ये लॉज लागू हुए हैं, किस एक्सटेंट तक सोशल जस्टिस दे रहे हैं ये लॉज हमें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस चैप्टर में आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखो, कहते आर्टिकल अकॉर्डिंग टू 2001, पहले पिक्चर देख लो, यहाँ पे बच्चा काम कर रहा है ना, सेंसस होता है जनगणना, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है ना, उससे हमें क्लियर होता है कि 4 मिलियन बच्चे इंडिया के जो 5 से 14 साल के हैं वो कई तरह के ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, हैजर्ड्स वन भी, खतरनाक काम भी कर रहे हैं। ठीक है, 2016 में पार्लियामेंट ने चाइल्ड लेबर के ऊपर एक अमेंडमेंट की थी, संशोधन किया था, 19 संशोधन किया था और बैन किया था एम्प्लॉयमेंट देना 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी ऑक्यूपेशन में। और जो एडोलसेंट है 14 to 18 ईयर्स के, उनको किसी हैजर्डस ऑक्यूपेशन में नहीं दे सकते, ख़तरनाक जगह पे काम नहीं करवाना। और इन लोगों को काम करवाना एक ऑफेंस माना गया है, ठीक है, जुर्म माना गया है। अगर कोई बंदा इन्हें मतलब वायलेट करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे जेल भी हो सकती है 6 महीने से 2 साल तक की, और 20,000 से 50,000 तक का फ़ाइन भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि वो ऐसे प्लान्स बनाएं कि टू रेस्क्यू, ऐसे रेस्क्यू मतलब बचाना, टू रिहैबिटेट, उनको फिर कहीं किसी जगह पे रिहैबिटेट करवाने के लिए ऐसे बच्चों को जो काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वो प्लानिंग करें। एक ऑनलाइन प्रोटोकॉल भी है, ये जो साइट देख रहे हो ना आप, इस साइट पे ये फंक्शनिंग में है। ये साइट 2017 से प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, PENCIL के नाम से है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इनरोलमेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये साइट है बेटा, ये फंक्शन कर रही है 2017 से। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं इस साइट पे जाके, अगर कोई चाइल्ड ट्रैकिंग हम देखें या फिर चाइल्ड लेबर को हम कहीं विटनेस करें, तो वी कैन गो टू दिस साइट एंड इन्फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट ना, अब आपने पूरे गवर्नमेंट को, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट गवर्नमेंट ने दिया है ताकि वर्कर्स एक्सप्लॉइट ना हो। फिर मैंने आपको बताया कि लॉज बनाने से कुछ नहीं होता, लॉज को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। फिर मैंने आपको बताया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में, और 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता, ये भी लॉज हमारे बने हुए हैं। अब यहाँ पे ना देखो, भोपाल गैस ट्रेजिडी, सॉरी बंगाल नहीं, भोपाल। तो ये जो देख रहे हो ना भोपाल गैस ट्रेजिडी, ये आपने आई थिंक साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये आपको ये नहीं हैरानी हो रही होगी कि बाकी सारा चैप्टर वाइट पेजेस पे है और पूरी बुक में सिर्फ यही 2 पेजेस हैं जो ब्लैक कलर के पेज के ऊपर प्रिंट हुए हैं। इनका ब्लैक कलर के ऊपर प्रिंट होने का मतलब है ये एक त्रासदी था। ये जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई, ये यहाँ इतनी ज़्यादा दुख भरी बात है कि इसको वाइट पेपर में भी प्रिंट नहीं किया NCERT ने। जस्ट इमेजिन, इसका सरफेस जो है वो ब्लैक रखा। देखो भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में कि वर्ल्ड की जो वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी थी, वर्ल्ड का ये सबसे बुरा एक्सीडेंट था भोपाल गैस ट्रेजिडी का, जो भोपाल में हुआ 24 ईयर्स पहले हुआ है। एक कंपनी है यूनियन कार्बाइड, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, यूनियन कार्बाइड कंपनी। ठीक है, उनकी एक फैक्ट्री है भोपाल में थी जो पेस्टिसाइड बनाती थी, पेस्टिसाइड। मॉर्निंग मिडनाइट को 2 दिसंबर की मिडनाइट थी, 1984 ईयर था। वहाँ से उनकी पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्री से एक मिथाइल आइसोनेटिक MIC गैस, हाईली पॉइजनस गैस थी, वो रिलीज़ होनी शुरू हो गई, यानी कि लीक हो गई वहाँ के UC प्लांट से, यूनियन कार्बाइड के प्लांट से। और इससे लोगों को कफिंग स्टार्ट हो गई, है ना, और आइज़ में जलन होनी शुरू हो गई, आइज़ बर्न करनी शुरू हो गई, लोगों को लाशें इकट्ठी जलाई जा रही हैं। और मोस्ट ऑफ दोज जो लोग बच भी गए और वो बीमार हो गए एंड जो सर्वाइव भी करे, उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसी बीमारियां हो गई, एंड जो बच्चे थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। ये देखो, ये बच्ची दिख रही है ना, इस तरह के बच्चों का जन्म होना शुरू हुआ उसके बाद। ये चाइल्ड इफेक्ट सेवेरली इफेक्टेड बाय द गैस।
ठीक है। उसके बाद कहते ये जो डिज़ास्टर था ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। देखो एक्सीडेंट तो जो वो होता है जो गलती से हो जाए, पर जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, जो अमेरिका की फैक्ट्री थी, उन्होंने इग्नोर किया था सेफ्टी मेजर्स को। देखो मैंने आपको पहले कहा है कि प्राइवेट कंपनियों का काम होता है क्या करना, प्रॉफिट कमाना। इन्होंने सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया अपने कॉस्ट को कट करने के लिए, मतलब कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और लागतों को कम करने के लिए। और भोपाल गैस डिज़ास्टर हो गया। कहते कई बार पहले भी लीक हुई थी वहाँ पे गैस, वर्कर्स पहले भी इंजर्ड हुए थे, पर इन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया था। ठीक है। यूसी यूनियन कार्बाइड बिल्कुल पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल थी इस डिज़ास्टर के लिए, फिर भी उन्होंने रिफ्यूज़ किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना किया। फिर लीगल बैटल हुई, कानूनी लड़ाई हुई एंड यूसी कंपनी के ऊपर 3 बिलियन पाउंड कंपनसेशन डाला गया, पर उन्होंने सिर्फ 470 मिलियन ही दिए 1989 में। ठीक है। तो ये केस चलता रहा। अभी भी यूनियन कार्बाइड से जो इफेक्टेड लोग थे उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। यूनियन कार्बाइड ने अपने ऑपरेशन को बंद कर दिया, पर जब ये काम करना इसने बंद कर दिया, फिर भी ये अपने पीछे बहुत ही जहरीला टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल छोड़ गई है उस ने ये ख़रीदा था प्लांट। उन्होंने मना कर दिया कि ये हम नहीं इसे साफ़ कर सकते, इतनी ज़्यादा गंदगी करके गए हैं ये इस प्लांट में। 24 ईयर्स हो गए, अभी भी जो लोग हैं वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उन्हें अभी भी नहीं मिली और वो लोग जॉब्स मांग रहे हैं जो इस हादसे से इफ़ेक्टेड हुए एंड पर फिर भी अभी भी जो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी आपने इतना ज़्यादा डिज़ास्टर पड़ा, तो इसके बारे में हम समझते हैं कि इफ़ वी आर टू अंडरटेक द इवेंट लीडिंग टू भोपाल, अगर भोपाल गैस ट्रेजिडी के इवेंट्स को देखें, वाई द डिड यूनियन कार्बाइड सेटअप इन प्लांट इन इंडिया, तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि ये अमेरिका की कंपनी का प्लांट इंडिया में लगाया ही क्यों। ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। चलो लिसन स्टूडेंट्स, इसको मैं कितना चैप्टर पेंडिंग है, जस्ट वेट, ये टॉपिक पूरा करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में करते हैं। ओके। देखो कहते हैं एक रीज़न, अब पहला क्वेश्चन क्या आया माइंड में कि ये प्लांट यहाँ पे लगा ही क्यों। पहला रीज़न तो ये है कि कोई भी फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में आती है यहाँ की सस्ती लेबर की वजह से, चीप लेबर, यहाँ पे मज़दूर सस्ते मिलते हैं। फिर वेजेस, जो वेजेस कंपनी को यहाँ पे वर्कर्स को देने पड़ते हैं इसे इन द यूएसए एज़ फार हायर, अगर वो यूएसए में वर्क वेजेस दे तो वो बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। इंडिया में पूरर कंट्री है, इंडिया हो गया, तो यहाँ पे वो कम वेजेस में भी काम करने को तैयार हैं। तो पहली बात मैंने आपको पहले कहा है कि हर एक प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, तो यहाँ पे उनकी कॉस्ट कम हो गई ना, लोअर पे दिया और ज़्यादा घंटे काम करवा लिया। और अगर वो अमेरिका में कंपनी खोलते तो उन्हें वहाँ हाउसिंग फैसिलिटी देनी पड़ती वर्कर्स को, जो यहाँ पे नहीं देनी। तो इस तरह से उन्होंने कॉस्ट सेव कर ली और प्रॉफिट ज़्यादा कमा लिया। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट कटिंग कैन बी ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स, और भी कई डेंजरस तरीक़ों से कॉस्ट को कट किया जा सकता है। कैसे? लोअर वर्किंग कंडीशंस, कम अच्छी हालातों में काम करवाना, सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल ना करना, ये भी कॉस्ट को कम करने के लिए ही है। अब जो यूसी प्लांट था उसने हर एक सेफ्टी डिवाइस उसकी माल फंक्शनिंग थी, प्रॉपर काम ही नहीं करती थी, या उसकी शॉर्ट सप्लाई थी ही नहीं सेफ्टी डिवाइसेस। 1980 से लेके 1984 तक वर्कर्स ने पहले तो थे MIC प्लांट के जो वर्कर्स थे वो ज़्यादा थे, वर्क क्रू फॉर द MIC प्लांट वाज कट, पहले तो 12 थे और उनको कम करके 6 कर दिया। ठीक है। फिर जो सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कर्स को दी जाती थी, पहले तो उनको 6 मंथ की दी जाती थी सेफ्टी ट्रेनिंग भी, कैसे आपको अपने आप को बचाना अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए, वो ट्रेनिंग कम करके 15 दिनों की कर दी। यानी कि हर किसी चीज़ का ड्रामा, कोई भी चीज़ ठीक से सेफ्टी मेजर उन्होंने अपनाया ही नहीं। और जो पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स फॉर द MIC प्लांट वॉज अबॉलिश्ड, नाइट शिफ्ट वर्कर्स की पोस्ट को भी ख़त्म कर दिया। हर एक काम वो किया जहाँ से पैसे बचे। ठीक है। तो अब नीचे कंपैरिजन करते हैं हम US के सेफ्टी सिस्टम का और भोपाल के सेफ्टी सिस्टम का। ठीक है, जस्ट वेट,
कहते एट वेस्ट वर्जीनिया है यूएसए में, वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम है कि सारे सिस्टम को मेंटेन करना, कोई गैस लीक हुई तो नहीं है, वो कंप्यूटर बताता है। और इंडिया में यूसी प्लांट भोपाल में ये मैनुअल नाक से स्मेल करके पता चलेगा कि गैस तो नहीं लीक कर रही। ठीक है, जो वेस्ट वर्जीनिया का प्लांट है वहाँ पे इमरजेंसी इवैक्यूएशन है प्लांट से बाहर निकलने के लिए अगर कोई डिज़ास्टर हो जाए। भोपाल में ऐसा कुछ नहीं है। तो वाई आर दिस, अब आपको ये समझना, आपको गुस्सा आ रहा होगा भी इतना डिफरेंस क्यों है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में हमारे कंट्री में और उन कंट्रीज़ में। आफ्टर डिज़ास्टर हैपन, डिज़ास्टर हो गया ठीक है, उसके बाद भी कंपनसेशन क्यों नहीं मिला विक्टिम्स को, इतनी देर से क्यों मिला। तो वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन व्हाट इज परसीव्ड एज द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर। वन वर्कर कैन ईजिली रिप्लेस अनदर। सबसे बड़ी बात, इंडिया में इतने वर्कर हैं, अगर एक बंदा कहता है कि मुझे 500 रुपये में काम नहीं करना, मुझे 600 लेना है, तो दूसरा कह देगा मैं 500 में काम करने को तैयार हूँ, तीसरा कहेगा मैं तो 400 में तैयार हूँ, मुझे रख लो। तो यहाँ पे एक वर्कर दूसरे को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इसलिए लोग रिस्क लेने को तैयार हैं। ठीक है, देर आर मैनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशंस। यहाँ तक कि उनको पता है कि अनसेफ है, फिर भी वो काम करने को तैयार हैं वेजेस के लिए। ठीक है, मेकिंग यूज़ ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी। अब वर्कर रेडी हैं, इस बात का फ़ायदा उठाता है एम्प्लॉयर, वो सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर करता है कि ये काम करी तो जा रही है सेफ्टी के बिना। इवन सो इतने साल हो गए भोपाल गैस ट्रेजिडी को हुए, अभी भी रेगुलर रिपोर्ट्स आती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, माइंस में, फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो क्योंकि एटीट्यूड ही एम्प्लॉयर का ये है, केयरलेस वाला। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।